हेलो प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैं विशाल विक्रम सिंह आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपनी कक्षा में। आइए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स की क्लास में और आय निर्धारण है। आय निर्धारण का ये दूसरा महत्वपूर्ण लेक्चर है बेटा। इससे पहले जिन लोगों ने पहले वाला लेक्चर न देखा हो उसे आप जरूर देख लें। ये बहुत फायदेमंद है आपके बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ यह भी हम बता दें क्लास स्टार्ट करने से पहले, आज जिस बिंदु को हम देखेंगे वहां पर हमको उपभोग प्रवृत्ति दिखाई दे रही होगी। उपभोग प्रवृत्ति हम देखेंगे और साथ ही साथ बचत प्रवृत्ति भी हम देखेंगे। कुछ बुकों में ये चीजें ऐसे दिखाई देती हैं बेटा कि जहां पर इसे अवधारणा माना जाता है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य माने जाते हैं, लेकिन हम इसको 1 बाई 1 करके सीखेंगे। इसके आगे की जो बात होगी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो गई, सीमांत बचत प्रवृत्ति हो गई, उसको हम नेक्स्ट सेशन में थर्ड पार्ट में लेकर के आएंगे आय निर्धारण वाले चैप्टर में। आइए आज इस सेशन को शुभारंभ करते हैं। ये महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है जहां पर हम सूत्रों की बरसात करने वाले हैं, सूत्रों को सीखने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी होंगे। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। एक बार शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं इन्हीं बातों के साथ। सबसे पहले बात की गई है बेटा, सबसे पहले ये बात की गई है यहां पर, ये कौन सी बात है? बात ये है कि उपभोग प्रवृत्ति नाम का जो ये बिंदु है, ये पॉइंट है, ये चैप्टर है, इसको जरा देखिए। उपभोग प्रवृत्ति मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात होती है। थोड़ा सा इंग्लिश के साथ भी हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। मान लीजिए कहीं आ जाता है उपभोग, उपभोग का मतलब होता है कंजम्पशन, लेकिन उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है यही सीखना है। ध्यान रखिए, हमारा कंजम्पशन कब बढ़ता है? कंजम्पशन तभी बढ़ता है जब हमारी आय बढ़ती है। अर्थात आय में जो हमारा इनकम है और कंजम्पशन में, उपभोग में बहुत बेहतरीन संबंध है। अगर हमारी आय बढ़ रही है तो जाहिर सी बात हमारी आवश्यकताएं भी उसी हिसाब से बढ़ेंगी। तो आय बढ़ी तो उपभोग भी बढ़ा। ये बातें ध्यान रखनी है, इन्हीं को यहाँ सीखना है। आइए देखते हैं क्या है। सामान्य अर्थ में उपभोग प्रवृत्ति इस बात को बताता है, उपभोग प्रवृत्ति क्या इंडिकेट करता है भाई? आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग में कितना है। भाई अगर आय हमारी 500 की है प्रतिदिन के हिसाब से, 500 रुपए, तो कंजम्पशन कितना है, व्यय या उपभोग भी कितना है, ठीक है, उपभोग। और डायरेक्ट रिलेशन होता है कि आय अगर बढ़ रही है तो उपभोग भी बढ़ेगा। मान लो हम लोग खर्च कर रहे हैं 400 रुपए, ठीक, ये बताता है। तो आय और उपभोग की बात की जाती है, दोनों के बीच संबंध की बात की जाती है। इस तरह उपभोग प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग फलन। अच्छा, यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि उपभोग प्रवृत्ति कह दें, उपभोग फलन कह दें, थोड़ा सा इसे ध्यान रख के चलना है कि दोनों एक जैसे ही नाम है, कुछ अलग नहीं है। आय तथा उपभोग के परस्पर संबंध को बताता है, इंडिकेट करता है। आय का भी संबंध और उपभोग का भी संबंध। हमारी आवश्यकताएं ही हमारे उपभोग है, ठीक है। आवश्यकताएं उपभोग को इंडिकेट करती हैं, बताती हैं सारी बातों को। किस तरीके से बताती हैं इसको हम लोग समझते हैं, जानते हैं। क्या है भाई कि भाई हम किन किन चीजों पर वे आवश्यकताएं क्या हैं, वे आवश्यकताएं क्या हैं, इसे देखते हैं। अर्थात कभी कभी आप जानते हैं बेसिक आवश्यकताएं होती है, रोटी कपड़ा मकान होता है। तो रोटी कपड़ा मकान की स्थिति में भी हम लोग वही खर्चा करते हैं जो बेसिक हो गई, मूलभूत आवश्यकताएं। तो मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी कपड़ा मकान आप देखते हो, रोटी कपड़ा मकान। अगर इसे आप समझते हो, देखते हो, तो क्या ये बात समझ में आ रही कि यही तो उपभोग है हमारा? मतलब किसी व्यक्ति की जो आय है, सबसे पहले तो वो उपभोग पर ही ध्यान देगा, और उसमें भी जो मौलिक आवश्यकताएं, इसी बात को उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति बताती है। क्या बता रही है? दोनों में संबंध बताती। हमें इस बात को भी बताया जाता है इसमें कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग व्यय में भी परिवर्तन होता है।
एक बार सोच के देखो, एक रिक्शा चालक है, एक छोटी कमाई करने वाला व्यक्ति है, अगर वह कम कमाई करता है तो उसके उपभोग भी कम है। जैसे जैसे उपभोग बढ़ता जाता है तो उनका, जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है तो उनका उपभोग भी बढ़ता जाता है। मतलब आय और उपभोग में व्यापक संबंध है, बेहतरीन संबंध है। किस तरह संबंध है? ये दोनों बातें इसी बात को इंडिकेट करती हैं। अब ध्यान दीजिए, कुरिहारा साहब ने इसको उपभोग फलन को एक्सप्लेन करने का, परिभाषित करने का प्रयास किया। इस नाम को याद कर लेना बेटा, इस नाम को याद कर लेना मेरे लाल, कि कुरिहारा साहब ने क्या कहा है? उपभोग फलन कुल उपभोग तथा सकल राष्ट्रीय आय दोनों समग्रों के बीच को फलनात्मक संबंध को इंडिकेट करता है, बताता है। उपभोग फलन क्या है? कुल उपभोग और सकल राष्ट्रीय आय। मतलब यह है कि संबंध की बात करता है उपभोग फलन, राष्ट्रीय आय हो, ठीक है, या कुल उपभोग हो, इन दोनों के संबंध को व्यक्त करता है। ये कुरिहारा साहब कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? आइए देखते हैं। सूत्र के रूप में आइए हम समझते हैं। पहला ही सूत्र आपके सामने है। उपभोग प्रवृत्ति या उपभोग फलन इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। C बराबर है F और ब्रैकेट में Y क्या है? Y आय है। C क्या है? C उपभोग है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन को ध्यान देना है कि C और F और Y। F मतलब यहां वो मात्रा है, वो लोग हैं कि कितनी आय हो रही है, ठीक है। तो उसको फलन को व्यक्त करने के लिए F लगा हुआ है। यहां इंडिकेट भी है। C मतलब है उपभोग, कंजम्पशन, Y मतलब है आय। तो ये फलनात्मक संबंध को बताता है, फलन को बताता है। स्पष्ट है कि उपभोग C कंजम्पशन को C से इंडिकेट करते हैं, आय स्तर Y पर निर्भर करता है। मैंने पहले भी बताया, कुरिहारा साहब भी यही कह रहे हैं, विद्वान भी यही कह रहे हैं कि आय पर ही डिपेंड करता है कौन? उपभोग। हम कितना खर्च करेंगे, हमारी आवश्यकताएं क्या होंगी, हमारे अर्निंग पर ही ये डिपेंड करता है। जिसका जितना बड़ा चद्दर होता है उसी हिसाब से पैर पसारता है, फैलाता है। तो कहने का मतलब है जितनी आय है, जिस तरीके से उनकी इनकम है, उसी हिसाब से उपभोग है। तो ये हुआ क्या कि उपभोग किस पर डिपेंड है, उपभोग किस पर निर्भर करता है? तो उपभोग आय के स्तर पर निर्भर करता है, Y पर निर्भर करता है। उपभोग को हम C से इंडिकेट करते हैं, Y उपभोग C, Y अर्थात आय का स्तर पर निर्भर करता है। क्या करता है? पर निर्भर करता है। क्या ये बातें क्लियर हैं? ठीक, तो इस पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना है। अब इस प्रकार से Y एक स्वतंत्र चर हो गया, क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं है, C निर्भर है। तो Y स्वतंत्र है और C परतंत्र चर है। C परतंत्र चर है। परतंत्र वो जो इंडिपेंडेंट ना हो, किसी पर निर्भर हो, ठीक है। तो C Y पर निर्भर है, Y आय का स्तर है, C उपभोग है। तो C बराबर F और ब्रैकेट में Y। ये हो गया पहला उपभोग फलन का सूत्र, हो गया उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र, हो गया C और ब्रैकेट में Y, F के साथ इसका गुणा। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब जरा देखते हैं इसमें नई बात क्या होने वाली है। व्यय योग्य आय, मतलब जिस आय को मैंने व्यय कर दिया, उपभोग पर निर्भर करता है। अच्छा भाई, इसे कीन्स ने भी माना है। कीन्स साहब को तो आप जानते ही होंगे। कीन्स साहब सबसे इंपॉर्टेंट विद्वान हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। द थियरी, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में इनकी छपी पुस्तक थी, जहां इन्होंने व्यापक अर्थशास्त्र की अवधारणा दी आर्थिक महामंदी के बाद। तो आइए, इन्होंने भी इस बात को माना कि जो व्यय योग्य आय है वह उपभोग पर निर्भर करता है। इन्होंने कुछ बातें कही, लेकिन आय में जितनी वृद्धि होती जाती है, उसी दर से उपभोग में वृद्धि नहीं होती। ये कीन्स साहब कह रहे हैं। एक नए थॉट को इन्होंने जन्म दिया। क्या कहा? इन्होंने कहा कि क्या जो उपभोग है
जब आय में वृद्धि होती जाए, क्या उपभोग में उसी दर में वृद्धि होगी? एक समय तो ऐसा आएगा कि लोग कुछ और करना चाहेंगे। कीन्स ने ही ये बात बताई कि वे सेविंग भी करना चाहेंगे। क्या करना चाहेंगे? सेविंग भी करना चाहेंगे। सब कुछ उपभोग नहीं कर देंगे, जितना आया उतना खर्चा नहीं, वो कुछ और भी करना है। मतलब उस दर में वृद्धि नहीं होगी उपभोग में जिस दर में आय में वृद्धि होगी। कुछ लोग सेविंग भी करना चाहेंगे, अर्थात कंजम्पशन के साथ, उपभोग के साथ अब बचत की भी अवधारणा दिमाग में आई। ये कीन्स साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उपभोग में वृद्धि नहीं होती जिस स्तर में आय में वृद्धि होती है। आय में वृद्धि का कुल भाग उपभोग पर खर्च किया जाता है। अच्छा भाई, कुछ भाग उपभोग पर खर्च किया जाता है। शेष भाग, जो शेष भाग बचता है उसे हम बचा लेते हैं, जिसको सेविंग कहते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो भी उपभोग होता है उसका कुछ भाग इन्होंने बचा लिया। क्या हुआ कि जो वाई है, वाई में दो भाग हो गए, एक तो सी हो गया और सी के साथ एस हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले वाले विद्वानों ने, अगर हम बात करें, विद्वानों की एक श्रृंखला चली जिसमें से क्लासिकल थे, कैम्ब्रिज वाले आए, कीन्स वाले आए और कीन्स के बाद वाले आए। तो ये 4 स्टेप चलता है। सबसे पहले क्लासिकल, कैम्ब्रिज के बाद कीन्सियन और कीन्सोत्तर। तो कीन्स ने क्लासिकल वालों से अपनी आइडिया को भिन्न रखते हुए अपनी बात कही कि नहीं, सब कुछ व्यय नहीं करते हैं, कुछ बातें बचाने पर भी खर्च करते हैं, मतलब बचा भी लेते हैं, सब खर्च नहीं करते। तो जो बचाते उसे क्या लिखा? वाई मतलब आय है, सी मतलब उपभोग है, एस मतलब बचत है। तो आय बराबर है उपभोग और उपभोग के साथ हो गई बचत। क्या हो गई भैया? बचत हो गई। आय बराबर हो जाएगी, आय के दो वेरिएबल्स हो गए, दो एंगल हो गए जो खर्च होंगे। एक तो उपभोग पर, जो बचेगा वो बचत हो जाएगी। ठीक, सूत्र से कैसे दिखाया गया? मतलब अगर हम बात करें इसकी, क्या अगर एवरेज आय की बात करें, ठीक है, तो ये टोटल समग्र आय और समग्र एग्रीगेट, ठीक है, समग्र आय की बात करें तो समग्र जितनी भी व्यय है और समग्र बचत है, इसकी बचत की जाती है। तो एएस की बात हो जाती है जहां वाई व्यय योग्य आय है, ठीक है, और सी उपभोग है, एस बचत है। इसे मैंने यहां भी लिखा है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है इस बात का, अगर डेल्टा जब भी लगेगा, डेल्टा का मतलब हो गया वृद्धि, डेल्टा सी, डेल्टा वाई, डेल्टा सी क्या हो जाएगा? यहां पर डेल्टा सी कम हो जाएगा। डेल्टा सी इज लेस देन वाई। वाई बड़ा है सी से। वाई इसलिए बड़ा क्योंकि इसका एक ही भाग सी पर खर्चा होगा, भी पूरा भाग नहीं खर्चा हुआ है, दूसरा भाग खर्चा होगा एस पर, सेविंग पर। इसीलिए ये कहा गया है कि जो वाई है, वाई अभी बड़ा है किससे? सी से। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। यहां पे ये बात व्यक्त कर रही है कि अगर आय में वृद्धि हो रही है तो सी में भी वृद्धि होगी, लेकिन सी की वृद्धि भी कम होगी, ये बता रहे हैं कीन्स साहब। इस सूत्र से ध्यान रखिए, डेल्टा सी बता रहा है कि उपभोग में वृद्धि, डेल्टा वाई बता रहा है आय में वृद्धि, लेकिन आय में वृद्धि जैसे जैसे होगी वो उपभोग में वृद्धि उस हिसाब से नहीं होगी। कीन्स ने बताया कि बचत भी होगी, ठीक है। तो मैंने ये सूत्र दे दिया, यहां पे आप समझ सकते हो कि आय में जो वृद्धि हो रही है उस हिसाब से सी कंजम्पशन में वृद्धि नहीं हुई, इसीलिए कंजम्पशन कम हो जाता है, वाई अधिक ही रहता है, क्योंकि इसका एक भाग अभी एस पर भी खर्च होने वाला है, मतलब बचत भी होने वाली है। सूत्र में आगे बढ़े तो क्या हम लिख सकते हैं? ए वाई बराबर हो गया ए सी और प्लस ए एस। ये बात क्या समझ में आ रही है? बोलो भाई, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये जो आपके पास फार्मूला मिला, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आय होता है उसके दो एंगल होते हैं, उपभोग भी बचत भी, सब कुछ खर्च नहीं होता है। अब हमको देखना है दूसरा बिंदु, इसी पार्ट का दूसरा बिंदु देखना है, क्योंकि ये भी आपने देखा था कि हमको दो चीजें मिलने वाली हैं। क्या क्या है भाई?
एक तो थी औसत उपभोग या उपभोग प्रवृत्ति। अब एक नया शब्द है औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज शब्द लगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसे देखते हैं क्या होता है। औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग व्यय तथा कुल आय के अनुपात को व्यक्त करती है। मतलब जितना भी अभी उपभोग हो रहा था, तो औसत उपभोग अगर निकालते हैं तो कुल आय जो भी हम लोग वाई माने थे, और जितना उपभोग हुआ था मतलब सी, तो सी और वाई का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसी को औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आइए देखते हैं सूत्र में क्या है। मतलब ये कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को व्यक्त करता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जानने के लिए, ठीक है, दोनों को भाग दे दिया जाता है। कैसे भाग देते हैं? तो अगर हम कहें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? कुल आय, तो कुल आय कुल उपभोग सी और कुल आय वाई, ये इस प्रकार से व्यक्त किया जाए। ठीक, यह औसत उपभोग प्रवृत्ति। औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होता है कुल उपभोग व्यय बटे कुल आय। मतलब वही हो जाएगा, साफ है कि सी अपॉन वाई। सी मतलब कंजम्पशन, वाई मतलब उपभोग। ये सीधा सीधा फार्मूला, एपीसी बराबर हो जाएगा सी अपॉन वाई। मतलब औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग और आय दोनों के अनुपात को व्यक्त करता है। ये हो गई औसत उपभोग प्रवृत्ति और उसका सूत्र। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो आइए एक उदाहरण के साथ हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर इस कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल तो उसे कैसे अप्लाई करेंगे सूत्र पर। आइए सूत्र को भी देखते हैं और क्वेश्चन को भी देखते हैं। जहां सी उपभोग व्यय है, वाई कुल आय है, एपीसी औसत उपभोग है। तो जरा इसका फार्मूला देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने फार्मूला लिखा था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स टू कंज्यूम अपॉन अर्निंग आय। ठीक, आइए उदाहरण है, एग्जाम्पल है, यदि कुल आय 100 करोड़ हो तथा कुल उपभोग व्यय 80 करोड़ हो, तो हम लोग क्या करेंगे? तो जहां पर यहां हम लोग क्या देखेंगे, यहां y की बात अगर की जाए, y की बात की जाए तो y आपसे कुल आय पूछा गया है, बता दिया गया है 100 करोड़, और अगर कंज्यूम की बात करें, कंजम्पशन की बात करें तो ये 80 है। तो अगर अब हमको क्या निकालना है? एपीसी निकालना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। निकालिए, ये सामने की तरफ इसका आंसर भी दिया गया है कि अगर हम इसको 80 ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये क्या है? उपभोग है, और 100 नीचे रखते हैं चूंकि ये आय है, तो इसका आंसर 0.8 होगा। ये कैसे होगा भाई? 0.8 कैसे होगा? सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी अगर हम बात करें, सी अपॉन वाई मतलब 80 बटे 100, ये करोड़ में है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 बटे 10 आ गया। तो 10 की औकात बड़ी है 8 से, तो 8 की औकात चूंकि उसमें भाग देना है, तो 8 की औकात बढ़ाने के लिए दशमलव का सहारा लेंगे। अगर यहाँ दशमलव लगा देंगे तो इसमें जीरो बढ़ जाएगा। अब ये 80 हो गया, ये 10 रहा, तो 10 से 8 बार जाएगा, अर्थात 0.8 आएगा। तो 0.8 होगा एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए था। अब मामला आता है, इसी तरीके से हमको जो सीखना है वह है औसत बचत या बचत प्रवृत्ति, साथ ही साथ औसत बचत प्रवृत्ति। अगर बचत प्रवृत्ति की बात करें तो इसको बचत फलन भी कहते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू सेव की बात करते हैं, या सेविंग फंक्शन भी कहते हैं। ये क्या होता है? आय का जो भाग उपभोग पे चला गया और चला गया, उपभोग के अलावा कुछ बचत भी हुई। कीन्स ने कहा था, उसके पहले क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई पूरा का पूरा व्यय हो जाता है। नहीं भाई, व्यय नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ बचत भी होता है। उसी बचत की बात यहाँ की जा रही है। आय में उपभोग के बाद, ठीक है, उपभोग के बाद सब कुछ खर्चा नहीं होता है। जो बचत होती है, जो बचत होती है उसे इस रूप में हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं?
भाई अगर हमारे पास y था, y के दो भाग c प्लस एस, y मीन्स आय, c मतलब उपभोग, s मतलब बचत। तो अगर हम यहाँ पर सी एस को निकालें बचत को, तो सी इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। इसलिए अगर हम ये बात कहेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा एस इक्वल्स टू वाई माइनस सी। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई? एस इक्वल्स टू वाई इधर रहा, वाई के पास सी इधर से गया तो ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, माइनस सी। क्या ये बचत फलन का सूत्र समझ में आया? यही महत्वपूर्ण सूत्र है, यही महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, मतलब आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता बचत कहलाता है। ठीक है, तो बचत कैसे होगा? आय से कुल उपभोग निकाल देंगे तो बचत मिल जाएगा। एक बार और लिख लें, आय बचत बराबर बचत इक्वल्स टू आय माइनस उपभोग। अगर उपभोग व्यय को हम निकाल देंगे तो हमारे पास बचत मिल जाती है। क्या इसको इस सूत्र से समझ सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इसे समझ लेंगे। बहुत सिंपल है, बट समझने का तरीका होना चाहिए, समझाने का तरीका होना चाहिए। अर्थात आय में से जो उपभोग व्यय घटाने के बाद, आय से जो उपभोग व्यय घटाने के बाद बचत होती है, शेष राशि को ही बचत कहते हैं। अर्थात अब बचत भी आय पर ही निर्भर करती है। जिस तरह उपभोग आय पर निर्भर करता था, उपभोग एक कैसा था? स्वतंत्र चर नहीं था, परतंत्र चर था, आय स्वतंत्र चर थी। उसी प्रकार बचत भी परतंत्र चर है, दूसरे पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? आय पर, आय के स्तर पर। आय के स्तर से ही कुछ तो उपभोग होगा, शेष राशि जो बचेगी आय से माइनस करने के बाद, उपभोग के बाद, वो बचत होती है। सूत्र भी आपके सामने है। बचत तथा आय के बीच फलनात्मक संबंध को इंडिकेट करता है। बचत और आय के बीच में फलनात्मक संबंध है, इसी को बचत फलन कहा जाता है। इसी को तो आय और उपभोग के बीच में जो फलनात्मक संबंध को व्यक्त करे उसे उपभोग फलन कहते हैं। जो बचत और आय के बीच में संबंध, फलनात्मक संबंध को व्यक्त करे उसे बचत फलन कहते हैं। आई होप ये दोनों परिभाषाएं, दोनों सूत्र समझ में आ गए होंगे। क्लियर है? आइए फिर आगे बढ़ते हैं। सूत्र के रूप में बचत प्रवृत्ति आय में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप बचत मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को सूचित करती है। अर्थात अगर हम दोनों में डेल्टा लगा दें, डेल्टा एस कह दें, तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, डेल्टा एस तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, मतलब वाई में होने वाली वृद्धि भी एस में वृद्धि को दर्शाएगी। आइए इसको सूत्र से समझते हैं। ये रहा सूत्र आपके सामने। सूत्र में क्या व्यक्त किया गया है? ये सूत्र इसी बात को इंडिकेट करता है। किस बात को इंडिकेट करेगा भाई? मतलब ये जो y है c प्लस एस होता है, क्या होता है? आय बराबर उपभोग, उपभोग के साथ साथ अगर कुछ है तो है बचत, सेविंग। ये बात तो दिमाग में चली गई होगी। साथ ही साथ अगर हम आय में होने वाली वृद्धि को देखें, अर्निंग में वृद्धि देखें, तो उपभोग में भी वृद्धि हो रही है, उपभोग में वृद्धि के साथ बचत में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसे उपभोग प्रवृत्ति के रूप में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अगर एस में भी वृद्धि कर दी जाए तो दोनों में वृद्धि को इंडिकेट करेगा। मतलब डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, सब में वृद्धि होगी। भाई अगर आय में वृद्धि हो रही तो इसमें भी वृद्धि होगी। इसको अगर हम यहां रखें, अगर एस निकालना है तो सी इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, इसका मतलब वाई माइनस सी, वाई माइनस सी। अच्छा ये बात फिर से याद कर लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए कि जहां डेल्टा किसको बताता है? जहां डेल्टा वृद्धि को बताता है।
वृद्धि को दर्शाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर के यही फार्मूला है जो उपभोग प्रवृत्ति को भी बताता है और कहीं ना कहीं बचत प्रवृत्ति को भी बताता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने ये बेहतरीन बात आ गई है कि बचत प्रवृत्ति क्या होती है और बचत प्रवृत्ति में औसत बचत प्रवृत्ति क्या है। औसत बचत प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अभी हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखा था, अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव देख रहे हैं, औसत बचत प्रवृत्ति। देखें, औसत बचत प्रवृत्ति समाज की आय या व्यक्ति की आय मान लो या परिवार की आय मान लो तथा बचत के बीच संबंध को व्यक्त करती है। जिस तरीके से औसत उपभोग प्रवृत्ति समस्त आय और उपभोग के बीच संबंध को व्यक्त करती थी, उसी प्रकार से औसत बचत प्रवृत्ति समस्त आय और बचत के बीच में संबंध को व्यक्त करती है। कैसे? इसकी जानकारी के लिए कुल बचत में से कुल आय से भाग दे दिया जाता है। तो कुल बचत को कुल आय से भाग दे दिया जाता है, इसी को एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग की बात करते हैं या सेविंग फंक्शन कहते हैं, बचत फलन कहते हैं। चलिए भाई, बचत फलन अगर हमको निकालना तो क्या करेंगे? तो बचत फलन सीधी सीधी बात है भाई, सीधी सीधी बात है कि औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस, औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस कुल बचत बटे कुल आय। कुल बचत मतलब सेविंग बटे कुल आय, ये लिख सकते हैं। अर्थात एपीएस बराबर क्या हो जाएगा? एपीएस इक्वल्स टू हो जाएगा एस अपॉन वाई। क्या ये बात समझ में आई? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई मतलब कुल बचत बटे कुल आय। जैसे अभी हम देख रहे थे एपीसी तो सी अपॉन वाई, एपीएस तो एस अपॉन वाई। अगर औसत बचत निकालना है तो बचत बटे आय, अगर औसत उपभोग निकालना है तो इसमें हम लोग उपभोग बटे आय रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसका फार्मूला भी। एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, एपीएस इक्वल्स टू एस अपॉन वाई को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए इस पर भी हम लोग एक सूत्र की बात करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जहाँ एस कुल बचत है, वाई कुल आय है, तो एपीएस इक्वल्स टू औसत बचत प्रवृत्ति है। एपीएस बराबर होता है औसत बचत प्रवृत्ति जहां पर ये कुल बचत हो गई, साथ ही साथ ये आय हो गई, कुल आय बटे कुल बचत। ठीक है, जरा एक एग्जांपल लेते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि 100 करोड़ रुपए की कुल आय हो रही है, कुल आय है, आय बराबर वाई बराबर हो गई कुल आय 100 करोड़। ठीक है भाई, में से कुल बचत 20 करोड़ है। अगर हम सेविंग की बात करें कुल बचत की बात करें तो कुल बचत अपने पास कितना है भाई? 20 करोड़। तो अगर हमारे पास 100 और 20 का बात है तो दोनों को अनुपात को निकाल लेते हैं। दोनों के अनुपात को अगर निकालेंगे, एस अपान वाई को निकालेंगे तो 20 बटे 100 हो जाएगा। 20 करोड़ बटे 100 करोड़, और एक जीरो से 1 कट जाएगा, 2 से 5 कट जाएगा, मतलब सामने 1 बटे 5 आएगा। फिर इसमें क्या हो गया कि 5 की औकात कम हो गई, मतलब 1 की औकात कम हो गई। 1 का वैल्यू बढ़ाने के लिए दशमलव का सहारा लेंगे, दशमलव लगाते हैं, जीरो बढ़ाते हैं, 5 से 2 बार जाता है, तो जाहिर सी बात है 0.2 इसका आंसर आ जाता है। इसका मतलब है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग 0.2 होगी। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके सामने ये आंसर भी है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, ये सारी बातें 2-1 नहीं है, ये 2-1 नहीं है, सिर्फ 2 की बात है। तो इस तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी, समझ में आनी चाहिए। आइए आज का प्रश्न करते हैं।
आइए आज का प्रश्न करते हैं और अभ्यास प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि ये आज का अभ्यास प्रश्न आप करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आई होप कि ये पूरी क्लास आपको मस्त लगी होगी, शानदार लगी होगी। जहां पर सूत्रों की चर्चा हम लोगों ने की थी, इन सूत्रों के सहारे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जब तीसरा पार्ट आएगा आय निर्धारण का, चैप्टर 4 आय निर्धारण का, तो उसमें आप पूरी समरी को देखने का प्रयास करेंगे, जहां पर हम औसत बचत से लेकर के औसत उपभोग से लेकर के हम लोग सीमांत उपभोग सीमांत बचत की बात करेंगे, फार्मूले लेंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको जरूर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एक बार लाइक और शेयर तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।